हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर मैट्रिसेस और बहुत स्कोरिंग रहेगा अगर आपको इसके एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो आज के इसके फर्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि बेसिक्स है, आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए, तभी आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं फॉर एक्सरसाइज 4.1। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली बेसिक के ऊपर बेस्ड है, तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स के साथ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स हमारे रिलेटेड किसके साथ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो मैट्रिसेस के साथ ही रिलेटेड हैं, या फिर ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, रिलेटेड विद द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/1 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है डेफिनेशन वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पूरे चैप्टर में जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑफ ऑर्डर n हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उस नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको जब हम दो डंडों के बीच में इस तरह से लिख देते हैं, ये हो जाती है डिटर्मिनेंट की डिनोशन, या फिर इसको लिखते हैं DETA। ठीक है, इसको आपने मॉडुलस नहीं रीड करना, इसको आपने यहाँ पर क्या रीड करना है, आपने रीड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ट्रायंगल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी डिनोशंस, डिफरेंट डिनोशन जिससे हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर है कोई ए मैट्रिक्स जो कि है 2/2 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, दो डंडों के बीच में ए लिखा है और ABCD, ये देखो पूरी मैट्रिक्स को हमने दो डंडों के बीच में लिख दिया। जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स थे, तो ये क्या बन गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स जो होता है वो एरे फॉर्म में होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। तो मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक क्या होगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। मतलब क्या किया हमने, बेसिकली समझा क्या यहाँ पर कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से एक नंबर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या किसके साथ रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 इज फॉर मैट्रिक्स ए, जब हम दो डंडों के बीच में इस तरह से अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं, इट इज़ रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अभी मैंने यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले बताया था, ज़्यादातर हम इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, पर यहाँ पर हम जब क्लास 12th में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं तो इट इज़ रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। नंबर 2 पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या और किसी मैट्रिक्स का नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। ओके, अब हमने पढ़ा था, हमने क्लास 10th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। तो हमने पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो क्लास हमने 12th में ही मैट्रिसेस चैप्टर जब पढ़ा तो हमने देखा कि हम अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2। इसको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो A1 A2 B1 B2 और साथ में हमारे x और y हमारे वेरिएबल्स हो गए और C1 और C2, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के या तो क्या होते हैं, हमारे पास नो सोल्यूशन होता है, यहाँ हमारे पास मैनी सोल्यूशन होता है, या हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी क्लास 10th में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं
कि जब हमने पढ़ा था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है तब क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होता है, पढ़ा था। तो नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर। कैसे किया, अब देखो A1 इंटू B2, ठीक है, माइनस A2 इंटू B1, ये जो है ये नंबर डिटरमाइन करेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। तो बेसिकली ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि A1/B2 माइनस A2/B1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये डिटरमाइन करता है यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन और इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पर अगर सपोज करिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, मतलब 1 by 1 मैट्रिक्स है, 1 रो है, 1 कॉलम है और एलिमेंट क्या है 5 है। तो ऐसे केस में अगर आपको बोल दिया जाए व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट जो होता है वो यही वैल्यू होती है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये सिंपल है, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स में जो भी यहाँ पे नंबर है वो हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा, क्लियर। अब ऑर्डर 2 की बात करते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इस केस में आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, A11 A22 माइनस 10 A21 इंटू A12, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, सिंपल है ये, ठीक है। ये ऑर्डर 2 का हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये बोला इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस क्या करना है 4 इंटू माइनस 1, क्लियर। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज 8, क्लियर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्लियर। अब इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उसको हमने सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, मतलब उसको हमने 2 by 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज दिस, ये करके दिखाऊंगी मैं आपको तब प्रॉपरली समझ आ जाएगा। ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ रो और एक्सपेंशन ऑफ अ कॉलम, ठीक है। यहाँ तो हम रोज की तरफ एक्सपेंशन कर सकते हैं, यहाँ हम कॉलम्स की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर 6 वेज होते हैं ऑफ एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देखो हमारी जो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होती है वो इस तरह से होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही होती है हमारी 3 by 3 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में। हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये सेकेंड जो सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बन जाए, ठीक है। दूसरा बोला एक्सपेंशन करते हैं या रो की तरफ या कॉलम की तरफ, और 6 वेज इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है और ये कॉलम C3 है। तो हम किसी की भी कॉलम की तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं और किसी भी रो की तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन द सेम। सो इसीलिए 6 वेज होते हैं यहाँ पर एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 करस्पॉन्डिंग टू 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो अब चलते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो 3 by 3 की, ठीक है, यानी कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 by 3 की एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 6 वेज होते हैं एक्सपांड करने के, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स की तरफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं, R1 R2 R3, और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 एंड C3। हम किसी भी तरफ से एक्सपांड कर सकते हैं, आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम।
ठीक है। तो मैं आपको एक रो और एक कॉलम की तरफ एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं यहाँ पर रो 1 के साथ इसको एक्सपैंड, ठीक है। तो रो 1 ये है और रो 1 के पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। हम इसको एक्सपेंशन करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के हम 3 स्टेप्स में करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3 स्टेप्स में करेंगे इसको। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन डू इट इन 1 स्टेप ओनली, ओके। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा सबसे पहला एलिमेंट। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, A11। तो हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -1 की पावर। ये क्या लिखा है मैंने, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ सफिक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सफिक्सेस मतलब ये जो ए के पैर में ये 2 1 लिखे हुए हैं, ये इसके सफिक्स हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। सो -1 की पावर क्या बन जाएगी, 1 + 1। जब हम एलिमेंट A11 की बात कर रहे हैं तो 1 + 1 बन रहा है। जब हम एलिमेंट 1 2 की बात करेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा, नीचे -1 ही रहेगा, ऊपर वाली जो पावर है वो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। तो हमने अपने एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर सम ऑफ सफिक्सेस ऑफ A11, ठीक है, राइट। अब साथ में अब यहाँ पर जिस रो में या जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है, ठीक है, उसको हमने छोड़ देना है, बाकी ले लेना है। अब मैंने आपको कहा था, सबसे पहला पॉइंट अभी पढ़ाया था कि हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, करते हैं ना। तो A11 एलिमेंट की बात हो रही है तो ये फर्स्ट रो में लाई करता है और ये फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। इसको छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास, ये देखो ये बच गया, ठीक है। ये 4 एलिमेंट बन गए, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन गया। तो A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स का हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। सेकंड ऑर्डर की तो हमें निकालनी आती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट की बात। अब स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे A12 एलिमेंट की, ठीक है। इसको मैं अब रब कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह से लाइंस लगा लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात करें अपने सेकंड एलिमेंट के बारे में, A12 एलिमेंट। सो A12 एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। और साथ में अब A12 जो है वो फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो इसको छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट बच के उनको लिख दो। A21, A23, A31, A33। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। स्टेप नंबर 3 में हम कौन से एलिमेंट की बात करेंगे, हम अपने थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, यानी कि A13 एलिमेंट की। सो A13 एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 3, ठीक है ना। अब ये लाई करता है फर्स्ट रो में और तीसरे कॉलम में, तो इनको छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो लिख दो। A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है जी। इनका तो हम निकाल ही लेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो जो स्टेप नंबर 1 का आंसर है प्लस स्टेप नंबर 2 का आंसर है और जो स्टेप नंबर 3 का आंसर है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर फॉर द वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की, ठीक है जी। तो ये होती है एक्सपेंशन अलोंग द रो, मतलब फर्स्ट रो की एक्सपेंशन, क्लियर। अब हम करते हैं एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम। तो चलिए ये है हमारा कॉलम नंबर 1, ठीक है। इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन सीखते हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, A11, A21 एंड A31, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे A11 एलिमेंट की। तो A11 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 1, सेम प्रोसीजर, ठीक है। अब ये हमारे फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट लिख लिए हमने, A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है जी। अब आ गया हमारा स्टेप नंबर 2, मतलब हम सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे, A21 मतलब A21 एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर A21 जो है वो हमारे सेकंड रो में लाई करता है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में, तो इसको छोड़ के हमारे 4 एलिमेंट कौन से हैं, A12, A13, A32 एंड A33, क्लियर। लास्ट स्टेप नंबर 3, यानी कि तीसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, A31, ठीक है, -1 की पावर 3 + 1 और साथ में अब हमारा जो A31 एलिमेंट है वो हमारा थर्ड रो में लाई करता है। इसको छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, A12, A13,
A22 एंड A23, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो स्टेप नंबर 1 का आंसर है, जो स्टेप नंबर 2 का आंसर है और जो स्टेप नंबर 3 का आंसर है, उन तीनों को ऐड करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत हमने नोट करके रखने हैं while doing the questions. First one is why for easier calculations we shall expand the determinant along that row or column which contain maximum number of zeros. तो जब हम एक्सपेंशन करते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि R1, R2, R3 या C1, C2, C3 की तरफ एक्सपैंड किस तरफ करना चाहिए, तो वो हमने लेना है रो या कॉलम जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। उससे हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत सिंपल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है। दूसरा, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, हम हर बार क्या कर रहे हैं, -1 की पावर i प्लस जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और थोड़ा लिखना भी ज़्यादा पड़ता है ना, तो हम डायरेक्टली उसको +1 या -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू i प्लस जे जो है वो इवन है या ऑड है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम A11 एलिमेंट की बात कर रहे हैं और हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पहली रो की तरफ एक्सपैंड करूँ तो मैं ये -1 की पावर 1 + 1 -1 की 1 पावर 1 + 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है ना। तो हम बेसिकली डिसाइड कर लेंगे 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। तो 3 क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर होता है, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 + 3 क्या होता है, 4, 4 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होगा, इसको हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम रो 1 के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट विद 1, देन -1, देन 1, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, पहले ही डिसाइड करके रख लेंगे। क्लियर, ये होगी पहली बात। सेकेंड पॉइंट की बात, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया हुआ है और हमें इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। क्लियर, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो किस में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है सबसे ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हो जो कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 3 में 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, क्योंकि अगर मैं रो 2 लेती हूँ तो तब भी एक ज़ीरो आती है, रो 3 लेती हूँ तब भी एक ज़ीरो आती है। आप चाहे इसको रो 1 के साथ एक्सपैंड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं करने जा रही हूँ कॉलम 3 के साथ एक्सपैंड इसको, ठीक है। तो कॉलम 3 के साथ सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारा। हमारा 1 3 एलिमेंट है, ये हमारा 2 3 एलिमेंट है और ये हमारा 3 3 एलिमेंट है ना, A33 एलिमेंट है। तो 1 + 3 क्या हो गया हमारे पास, 4। तो ये इवन नंबर है तो पहले वाले को 1 से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 से और इसको +1 से, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब मैं इसको एक ही स्टेप में करूँगी, बारी बारी से नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए, +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनटू एलिमेंट, एलिमेंट क्या है आपका 4, ठीक है। अब ये 4 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये बचा मेरे पास, तो मेरे पास है -1 3 4 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -1 लिख लिया, साथ में क्या आएगा हमारा एलिमेंट 0, ठीक है, क्योंकि कॉलम 3 के साथ एक्सपैंड करें हैं। अब 0 जिस रो और जिस कॉलम में है, ठीक है। आपको फास्ट अगर कैलकुलेशन करनी है तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका आंसर निकाल कर बस आपने लिख देना है, ठीक है। बट अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगी। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है, ठीक है, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये बचा क्या 1 2 4 1, सो 1 2 4 1। क्लियर। अब साथ में +1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू ये एलिमेंट है हमारा 0, ठीक है। और ये हमारे कौन से रो में है, ये वाले रो में है, तो हमारे पास बचा क्या 1 2 -1 एंड 3, ठीक है। तो ये जो दोनों पोर्शन है वो तो हो गए 0, हमने सिर्फ किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसीलिए बोला था कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो वो डिसाइड करो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाहर आ गया 4, 1 इंटू 4 4, ये डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का है तो सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू 1 -4 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। 4 इंटू -1 -12, 4 इंटू माइनस का 13 माइनस का 52, तो ये आ गया इस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट।
सो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो तो हमने यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।